चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं भारत में 2022-23 में स्थापित कितने स्टैचू कहाँ पे हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे बात करें स्टैचू ऑफ वननेस, वननेस का मतलब क्या हो गया कि एकता की प्रतिमा, एकात्मकता की प्रतिमा। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है, खंडवा जिले में जगह है ओंकारेश्वर में, सरयू नदी के किनारे मानधाता पर्वत है। कौन सा पर्वत है सरयू नदी किनारे? मानधाता पर्वत। उस पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। किनकी प्रतिमा बनाई गई है? आदि शंकराचार्य का। शंकराचार्य का तो आपको पता है कि शंकराचार्य जो है पूरे भारत का पैदल यात्रा किए थे और भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ उन्होंने स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, तो शंकराचार्य जो है जैसे पुरी मठ हो गया, उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 4 दिशा में भारत के 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, और 4 जगह आज भी शंकराचार्य के रूप में प्रतीकात्मक बैठते हैं, जो राम मंदिर का में जाने में खुशी मना रहे थे। क्या? तो स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ये कहाँ लगा है? तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे। याद हो गया? फिर अगर बात करें तो वननेस हो गया, वननेस। अब आप कहे कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी समानता की मूर्ति। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का क्या मतलब है? समानता की मूर्ति। तो हैदराबाद में है 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किनकी प्रतिमा है? संत श्री रामानुजाचार्य की। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का है, इक्वेलिटी तो क्या कहिएगा? हैदराबाद तेलंगाना में। किनका प्रतिमा? श्री रामानुजाचार्य का। स्टैचू ऑफ वननेस का है तो क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश में सरयू नदी के किनारे शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का। अब स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज यानी संविधान ज्ञाता होंगे उन्हीं को नॉलेज होगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में है, 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किनकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये बेंगलुरु, जो आज जो मॉडर्न बेंगलुरु देख रहे हैं, तो मॉडर्न आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक कहा जाता है इनको। ठीक है, इनका नाम है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। क्या इनका नाम है? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। बेंगलुरु के संस्थापक इनको कहा जाता है। और इनके मूर्ति को रामबी सुतार ने बनाया है। किसने बनाया इनकी मूर्ति को? रामबी सुतार ने। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या कहा जाता है जी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। ये सारा एग्जाम में आपको ये सब खूब पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ पीस। तो राजस्थान के पाली में है, जैतपुरा जगह है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, फिर है आगे श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री रामानुजाचार्य जी की 3 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। रामानुजाचार्य जी का एक और है, कहाँ पे है रामानुजाचार्य जी का? पढ़े हैं ना, तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी पढ़े हैं, समानता की मूर्ति। कहाँ पढ़े हैं? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और उन्हीं का एक और लगा है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर, बड़ोदरा में पड़ता है। 182 फीट मीटर है ये, और फीट में कहिए तो 597 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है पूरे भारत में एकीकरण के जन्मदाता वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण एल&टी कंपनी ने किया है, और इस मूर्ति के शिल्पकार भी रामबी सुतार है। कौन है? रामबी सुतार है। और रामबी सुतार क्या बनाए थे? बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का भी रामबी सुतार ने ही बनाया था स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। उसके बाद है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो राजस्थान के नाथद्वारा शहर में ये 112 मीटर कहिए या 369 फीट कहिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ
विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। एक बार आप लोग आंख बंद करके जवाब देने की कोशिश कीजिए, बताइए कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बना है। स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य जी का, क्योंकि इसको इनके नाम में ही आंसर है। स्टैचू ऑफ वननेस यानी पूरा इंडिया को एक करने का कोशिश कौन किए थे, यही ना किए थे, शंकराचार्य जी। हो गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है कि रामानुजाचार्य जी का है। कहाँ पे, तो हैदराबाद में इक्वलिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज पकड़ सकते हैं, नॉलेज किनको ज़्यादा था, बाबा साहेब अम्बेडकर को। और इनका ज़्यादा चुनाव उनाव जीतते थे महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में इनको लगा है स्टैचू ऑफ नॉलेज, याद हो गया। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो इसको एकदम याद रखना है क्योंकि ये बेंगलुरु के संस्थापक हैं, श्रीनाथ प्रभु कैंपे गौड़ा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ लगा है, स्टैचू ऑफ पीस तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। फिर श्री रामानुजाचार्य जी का एक स्टैचू ऑफ पीस जो है वो कहाँ लगा, जम्मू कश्मीर में। कौन लगाए, अमित शाह जी, गृह मंत्री। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको खूब पता है कि 2 साल पुराना हो गया है, 3 साल। वल्लभ भाई पटेल जी का कहाँ लगा है, नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में। स्टैचू ऑफ बिलीफ बताइए क्या होगा, राजस्थान के नाथद्वारा में, ठीक है। स्क्रीन शेयर का तो कोई फ़ायदा नहीं है जी, क्या स्क्रीन शेयर करते हैं तब भी उस पर दिखता तो है नहीं, यूट्यूब पर नहीं ना दिखता है, क्या कारण है, क्या कारण दिखता नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसको रहने देता हूँ, चलिए आगे। अब आप देखते हैं हम लोग पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली। हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। किस ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन का। तो पहला वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को चला था, पहला वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए। पक्का परीक्षा में पूछेगा, एकदम याद रखिए। पहला वंदे भारत कहाँ से कहाँ चला बताइए, दिल्ली से वाराणसी के लिए चला। पहला वंदे भारत दिल्ली से चला वाराणसी के लिए, ठीक है। और दिल्ली से वाराणसी के लिए चला। और दूसरा ट्रेन जो है, दूसरा वो 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा के लिए चला वंदे भारत। कहाँ से कहाँ चला, दिल्ली से कटरा के लिए। तो याद रखिए, पहला वंदे भारत कहे तो क्या आंसर कहिएगा, कहाँ से कहाँ चला। हाँ, और दूसरा दिल्ली से कटरा। अब वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर कहे तो कौन होगा पता है, सुरेखा यादव। कौन चलाई थी, सुरेखा यादव। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन बनता कहाँ है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है, चेन्नई में, वहाँ बना। वंदे भारत को पहले क्या नाम दिया जाता था, पुराना नाम क्या है, ट्रेन 18। क्या नाम था, ट्रेन 18। अच्छा, अगर पूछे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम बताइए, तब बेंगलुरु से चेन्नई के लिए चला था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ चला था, बेंगलुरु से चेन्नई के लिए। उसी प्रकार हम अब बात करते हैं पहला किसान रेल का शुरुआत कब हुआ। तो किसान रेल चला था 7 अगस्त 2020 को। महाराष्ट्र में एक जगह है देवताली। कौन जगह है महाराष्ट्र में, देवताली। वहाँ से चला था दानापुर अपने बिहार के लिए पहला किसान ट्रेन। क्यों चला, क्योंकि फल सब्जी ये सब खराब होने का चीज़ होता है, और अगर ट्रेन में ही अगर फ्रिज का व्यवस्था करके पहुँचा दिया जाए उचित जगह पे, तो जगह क्या होती है, मैं यहाँ रह रहा हूँ गांधी धाम में, तो यहाँ बेदाना मिलता है 20 रुपये किलो, और आपके तरफ कितना है, 150-200 रुपये किलो। सही जगह पे पहुँचेगा तो दाम बढ़ेगा ना। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कब चला जी, 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर। और दक्षिण भारत का पहला कहे या देश का दूसरा किसान रेल, तो अनंतपुर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कौन जगह पड़ता है, अनंतपुर। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चला, समझ गए। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से कहाँ चला जी, आदर्श नगर दिल्ली तक चला, ठीक है, आदर्श नगर दिल्ली तक। आइए हम देखते हैं सरकार जो है कौन कौन सी टारगेट लेके अपने मन में रखा हुआ है। आपने भी टारगेट रखा होगा ना, इस साल नौकरी निकालना है, इस साल शादी करना है, इस साल ये करना है ना टारगेट आपके जीवन में।
सरकार भी कई सारा टारगेट रखती है, आइए जानते हैं। जैसे काला जार को पूरी तरह से समाप्त कर देने का टारगेट सरकार का 2023 खत्म हो चुका है, लेकिन टारगेट जो था वो तो बताना होगा परीक्षा में। तो काला जार को पूरी तरह से सरकार कब खत्म करने का टारगेट रखी थी? 2023 में। ब्रॉड गेज रूट्स जो है रेलवे का, वो 100% विद्युतीकरण करने का 2023 में लक्ष्य है, सही में हो चुका है। मेरे स्टेशन पर जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ सब अब चल रहा है इलेक्ट्रिक ट्रेन। उर्वरक के क्षेत्र में, यानी खाद जो होता है उर्वरक खेत में, उसमें भी आत्मनिर्भर बनना था सरकार को 2023 में। तो 23 का 3 गो टारगेट है। काला जार पूरी तरह से क्या करना बताइए? समाप्त करना। ब्रॉड गेज जो ट्रेन पटरी पर चलती है, जो गेज पर जो रेल में जाते हैं आप लोग यात्रा करते हो, ब्रॉडे गेज सब है, उसको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 23 में हो चुका है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना भी हो चुका है। अब जो 24 चल रहा है, 24, इसमें क्या टारगेट है सरकार का? भारत में सेमी कंडक्टर रिसर्च सेंटर लगाने का लक्ष्य है 24 में। सेमी कंडक्टर की दिशा में अभी फॉक्सकॉन कंपनी आया था, देखे थे? तो सेमी कंडक्टर रिसर्च सेंटर 24 में लगाना है। सरकार देख रही है कि डीजल को जो है, खेती बाड़ी में डीजल किसान बड़ा महंगा खरीदता है, इसको बंद करना है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग 24 में करना है। खेती में, खेती बाड़ी के लिए कौन ऊर्जा यूज करना है? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य सरकार का पहले 22 में था, लेकिन अभी 24 में है, क्योंकि 24 में 4 लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4। तो किसान का आय दुगुना करने का लक्ष्य सरकार का है कब? 2024 में। उसके बाद है सबके लिए आवास मुहैया कराना। 2024 में सबके लिए आवास मुहैया कराना सरकार का कब टारगेट है? 2024 में। हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 में। रेडियो, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 में। मैं कैसे याद कराता हूं, अब सुनिए मेरे दिमाग से। देखिए क्या है कि हर घर में नल से जल, मेरे घर में भी नल का जल आ रहा है, नल का जल आ रहा है। तो नल का जल आ रहा है तो जानते हैं कि बोरिंग किया रहता है तो ज़्यादा साफ पानी आता है, तो स्वच्छ जल आपूर्ति हो जाएगा 24 में। अब ये लगा है 24 में मेरे घर पे। और रेडियो हम बहुत घर पर सुनते थे, तो डिजिटल रेडियो, जब नल से पानी पीते हैं तो कौन रेडियो हम सुनते हैं? डिजिटल रेडियो सुनते हैं। और सरकार ने हमको घर भी दिया है, आवास भी दिया है सरकार ने, 24 में इसी साल घर दिया है। और घर में नल से इतना जल आता है, जल को खेत में भेज देते हैं तो खूब खेत में पानी पड़ता है, सिंचाई होता है, तो हमारा आय भी क्या हो गया है? दुगुना हो गया है। तो आय भी दुगुना हो गया है। और नल जल से जब पटा ही दे रहे हैं बिजली से पानी, तो हम डीजल नहीं यूज करेंगे, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा यूज कर रहे हैं, सोलर प्लांट वगैरह यूज कर रहे हैं। तो 24 में ये सब है। और सेमी कंडक्टर इतना सस्ता हो जाएगा भारत में कि खूब डिजिटल रेडियो भी हम बजा रहे हैं 24 में। याद हुआ? तो सेमी कंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, आय दुगुना, सबको आवास, नल से जल, डिजिटल रेडियो, क्या होगा सबका आंसर बताइए? 24। अब आइए 25 में। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है। कितना नया एयरपोर्ट? 100 नया एयरपोर्ट 2025 में। 100 है तो 25 अंत में है, 25 चौका 100 कट जाता है ना, तो 100 एयरपोर्ट कहेगा तो क्या खोजना है आंसर? 25 जो 100 को काट देवे अच्छी तरह से। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 5 क्या 25 से कटता है कि नहीं? कटता है। तो $5 ट्रिलियन कहेगा तो लगा देना है आंसर 25 में, कि काट देता है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी है कब? 2025 में। टीबी जो है पूरी तरह से भारत में खत्म हो जाएगा कब? 2025 में। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करना है 2025 में। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करना, ये भी 5 से कटता है 20, और 25 भी कटता है ना जी। तो 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना है 25 में। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करना है 25 में। ठीक है, तो 25 में क्या हो गया? 100 नया एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अच्छा 100 नया एयरपोर्ट खाली हो जाएगा, गांव में ऑप्टिकल फाइबर रहेगा नहीं, हैं, बिजली का मतलब डाटा नेटवर्क तक काम करता नहीं है गांव में,
तो मोदी जी कहेंगे कि एयरपोर्ट से उतरेगा सब अपना घर जाने के लिए, घर में नेटवर्क के फेल तो पता ही नहीं चलेगा जो वो आ कब रहा है। तो कहे कि गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे ज़बरदस्त, जैसे शहर में इंटरनेट चलता है उसे गाँव में चलेगा। तो गाँव में, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी रखा गया है 25 में। 100 नया एयरपोर्ट 25 में, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी 25 में, भारत में टीबी ख़त्म 25 में, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाना 25 में, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करना 25 में। 25 याद हो गया? बोलिए। अब चलते हैं 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, कोयला को गैस के रूप में, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना है तो 2030 में, 30 में। सेवा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात कर देना है। सेवा क्षेत्र में कितना डॉलर निर्यात? $1 ट्रिलियन 2030 में। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। क्या छूट गया? तो 27 अभी इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। 28 में दिया हुआ क्या? मैं दूसरे बुक से पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है 27 वो तो याद कर लीजिए ना। अच्छा बोल दिया, मैंने इसमें देखा नहीं है, ठीक है। हाँ इसमें दिया है 27, वेटिंग टिकट को ख़त्म करके कन्फर्म टिकट 27, ठीक है, लेकिन ये मैंने देखा नहीं है, मैं दूसरे बुक में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 30 में। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 में। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी क्या होगा 2030 में? कुछ छूटेगा तो बताइएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को, तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व का बनाना है, तो 30 में न बनेगा, त से तीसरी या त से 30। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखना है 30 में। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया बीमारी खत्म कर देना है, मलेरिया उन्मूलन कब कर देना है जी? 30 में। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा 30 में, 30% है तो 30 में। HIV एड्स बीमारी भी ख़त्म कर देना है और मलेरिया भी पूरी तरह ख़त्म कर देना है। HIV एड्स और मलेरिया पूरी तरह से भारत में ख़त्म 2030 में। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 में। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 में। तो 2030 में क्या क्या हो गया जी? 2030 में हो गया 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करना, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात करना, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना है 30 में। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य है 30 में। HIV एड्स को ख़त्म करने और मलेरिया ख़त्म करना है जी 30 में। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है 30 में। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है 30 में। चंद्रमा पर अंतरिक्ष, अब 40 में आइए, ठीक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का टारगेट कब है? 2040 में। एक वो है 40 में, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजना 40 में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना कितना है? 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाना है 2047 में। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050 में, और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 में। देखिए मुंबई शहर शून्य कार्बन कर लेगा अपना 2050 में, लेकिन भारत सरकार तो, पूरा भारत बहुत बड़ा देश है ना, तो ये कितना में करेगा? 2070 में। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 में। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के LVM-3M4 रॉकेट, क्या रॉकेट का नाम है? LVM-3M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट बोलते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इस तरह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, कब उतर गया जी? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। इसमें 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान दिया गया। लैंडर का नाम दिया गया विक्रम, लैंड करेगा विक्रम, बाहुबली विक्रम, और रोवर ज़्यादा ज्ञान है तो रोएगा, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 पता है 2019 में के सिवान की अध्यक्षता में छोड़ा गया था। GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च हुआ था? GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च हुआ था।